नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सभी अभिभावकजनों। मैं आपके सामने फिर एक नेक्स्ट क्लास के साथ हूं। आपको मालूम है कि इससे पहले हम विलियन के बारे में सामान्य परिचय देख चुके हैं, जिसमें हमने विलियन को देखा कि विलियन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, विलियन के जो विलेय और विलायक उनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर हम सभी प्रकार के विलयनों को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन सिस्टम्स, ये हमने देखे तो वो 9 टाइप के होते हैं। तो वो अच्छी तरह से आपके क्लियर हो गए होंगे। देखिए आगे जो सॉल्यूशन है विलियन है, उसमें एज ए सॉल्वेंट विलायक, मैंने इससे पहले कहा था कि 12 तक अपने सिलेबस में है वो केवल वाटर है एज ए सॉल्वेंट, और इसमें कोई सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व होते हैं एज ए डिस्पर्स्ड फेज। ये अपने पास सॉल्यूशन है। क्योंकि सॉल्यूशन मेकअप करते हैं बाय डिसॉल्विंग द सॉलिड, यहां हम जो कैलकुलेशंस जो होंगी वहां हम सॉल्यूट के लिए जो देखना चाहते हैं, सॉल्यूट के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन कनेक्ट करनी पड़ती है, और उन कैलकुलेशन के लिए हमें कुछ बीच में जरूरत पड़ेगी। उन चीज के लिए मैं कुछ मेन पॉइंट से पहले ही बता देता हूं। सॉल्यूट किस किस संदर्भ में हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखिए। नंबर 1 विलेय की ग्राम मोल संख्या। नंबर 2 विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक संख्या, और कभी कभी समटाइम्स विलेय की सूत्र भार संख्या, ये हमको कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ द ग्राम मोल्स एंड नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ द फॉर्मूला मास। जहां हमको विलेय की ग्राम मोल संख्या ज्ञात करनी होती है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि मोल कैलकुलेट करने, मोल बराबर क्या होता है, ये मोल कॉन्सेप्ट में हम 11th में अच्छी तरह से देख चुके हैं। एक बार वापस देखिए, मोल इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटे डिवाइड बाय विलेय का अणुभार। इस सूत्र के माध्यम से हम किसी भी सब्सटेंस की या कंपोनेंट की, अर्थात यहां हम सॉल्यूशन में सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूट के लिए मोल संख्या हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार, इस तरह से हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। ठीक उसी तरह से यदि हम विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ग्राम तुल्यांक संख्या इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी भार। ये भी आपको 11th में बताया जा चुका है। विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांक भार। तीसरा है, इसकी भी जरूरत पड़ती है, तो जो सूत्र भार है डायरेक्ट आप समझ सकते हैं, यूं यही लिख देता हूं, जहां विलेय पदार्थ का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलेय का। देखिए ध्यान दीजिए, यहां क्या लिखा है, विलेय का द्रव्यमान सभी में नोट करना ही है।
कि अगर हमको ग्राम मोल कैलकुलेट करना है तो विलेय को द्रव्यमान को किससे डिवाइड करना है? विलेय के अणुभार से, अर्थात विलेय का जो मॉलिक्यूलर मास है उससे हमको डिवाइड करना है मास ऑफ द सॉल्यूट। टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट्स वी हैव डिवाइड द मास ऑफ द सॉल्यूट बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट, अर्थात विलेय के तुल्यांकी भार से अगर हम विलेय का द्रव्यमान डिवाइड कर दें, ठीक उसी तरह से आगे देखिए तो जहां विलेय का द्रव्यमान पहले हमने विलेय के अणुभार से डिवाइड किया है, फिर विलेय के तुल्यांकी भार से डिवाइड किया है, और अब विलेय के द्रव्यमान को किससे डिवाइड कर रहे हैं? जैसा कि लिखा है सूत्रभार से, विलेय का सूत्रभार। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अणुभार कैसे कैलकुलेट करते हैं, तुल्यांकी भार कैसे कैलकुलेट करते हैं, और विलेय का जो सूत्रभार है वो किस संदर्भ में लेते हैं? सूत्रभार कैलकुलेट करने की जरूरत तब पड़ती है जब विलेय पदार्थ का विलयन में या तो संगुणन हो जाए, संगुणन, या वियोजन हो जाए। ये हम आगे देखेंगे अच्छी तरह से। विलेय का विलयन में या तो संगुणन होता है अथवा वियोजन की प्रक्रिया हो जाए तो हमें सूत्रभार का प्रयोग करना पड़ता है। अब कैसे करेंगे, किस तरह से, देखिए यहां विलेय का अणुभार सिंपल है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तो ये तो 11th में अच्छी तरह से सारी चीज देख ली, एक बार वापस देखिए। फॉर एग्जांपल, आप H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, H2O वेरी वेल। हाइड्रोजन का मास 2 हो गया, सल्फर का 32 हो गया, और ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 64। तो 32 और 16 मल्टीप्लाई बाय 4, 64 हो गया। टोटल कितना होगा? 98। तो इसका ही मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, देखिए ग्राम तुल्यांक संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं? जहां विलेय का द्रव्यमान है, विलेय का तुल्यांकी भार, तो विलेय का जो तुल्यांकी भार निकालना है। अब यहां तुल्यांकी भार कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कई प्रोसेस है, वो एक बार मैं अलग से बताता हूं। तो पहले आप इतना समझ लीजिए कि यहां जो हम सॉल्यूशन मेकअप करते हैं उसमें जो सॉल्यूट सब्सटेंस मिक्स करते हैं, उस सॉल्यूट के लिए हम क्या क्या कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी? उसकी मोल संख्या में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉल्यूट को ग्राम इक्विवेलेंट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉल्यूट को नंबर ऑफ फॉर्मूला मास में कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से ये आपके पास फॉर्मूले हैं। अब हमें यहां जरूरत पड़ रही है, यहां मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सिंपल है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन तुल्यांकी भार थोड़ा सा कैलकुलेट करने के लिए एक बार वापस आपको रिमाइंड कराता हूं और आप ध्यान से देखना। और संगुणन वियोजन के लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। विलेय का तुल्यांकी भार, तो विलेय का तुल्यांकी भार, अब तुल्यांकी भार की बात है तो इसमें यह भी ध्यान रखना है कि विलेय के रूप में अपने पास एसिड है या बेस है या फिर कोई सॉल्ट है। तो अगर हम एसिड की बात करते हैं, सॉलिड में भी एसिड, बेस एंड सॉल्ट ये हो सकता है। देखिए अगर हम एसिड को मिक्स करते हैं, एसिड का सॉल्यूशन मेकअप करते हैं, तो एसिड का जो तुल्यांकी भार है वो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो हम लिखना चाहेंगे अम्ल का तुल्यांकी भार इज इक्वल टू अम्ल का अणुभार, ध्यान दीजिए, अम्ल का अणुभार डिवाइड बाय अम्ल की क्षारकता। यदि हमें अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो उसके लिए हम
कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? अम्ल का अणुभार डिवाइड बाय अम्ल की क्षारकता। अब आप पूछोगे कि क्षारकता क्या होती है? तो क्षारकता अम्ल की वो कहलाती है, सो आयोनाइजेबल H प्लस आयन कंटेनिंग स्पीसीज आर ऑल्सो नोन एज एसिड्स एट द नंबर ऑफ द H प्लस आयंस प्रेजेंट इन द एसिड इज नोन एज बेसिसिटी ऑफ द एसिड। अर्थात किसी एसिड में अगर उसमें से वियोजक होने वाले, या कह सकते हैं कि उससे कितने H प्लस आयंस प्रोड्यूस कर सकता है, वो सॉल्यूशन में कितने डिस्चार्ज कर सकता है, इट मींस दिस नंबर ऑफ द H पॉजिटिव आयन इज नोन एज बेसिसिटी। अर्थात अम्ल की वो क्षारकता हो जाएगी कि उसमें कितने H प्लस आयन उपस्थित होते हैं। देखिए, अभी इससे पहले आपने एसिड देखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इससे पहले दे चुके हैं, इससे पहले तो H2SO4 है अणुभार, इसमें अगर आप डिसोसिएट करते हो इसे तो कितने मैक्सिमम H पॉजिटिव आयंस ये प्रोड्यूस कर सकता है? कितने? 2। इट मींस H2SO4 एसिड की जो क्षारकता है वो कितनी है? क्योंकि इससे 2 H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब इसका हम तुल्यांकी भार, यदि हम इसका तुल्यांकी भार कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? वही H2SO4 का अणुभार बटे अम्ल की H2SO4 की क्षारकता। अणुभार कितना था? 98। क्षारकता कितनी है? 2। कितना? इसका तुल्यांकी भार आएगा 49। शायद बात समझ में आई होगी। ओके, क्लियर? चलिए, तो अम्ल का तुल्यांकी भार हम ऐसे ज्ञात करेंगे। याद रखना, जितनी आप कैलकुलेशंस करोगे, जो कॉन्सेंट्रेशन जो यूनिट्स हम पढ़ेंगे तो वहां ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगे, उसके लिए आपको ये याद रखना है। चलिए, अब एसिड कंप्लीट। देखिए, अब हमको जरूरत है किसकी? अम्ल के लिए। वापस देखिए, ये कंप्लीट। बेस मींस क्षार, क्षार का तुल्यांकी भार हमें ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लता। तो देखिए, किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए उस एसिड के मॉलिक्यूलर मास को हम एसिड की बेसिसिटी से डिवाइड करते हैं, और बेस का इक्विवेलेंट वेट या मास कैलकुलेट करने के लिए बेस के मॉलिक्यूलर मास को किससे डिवाइड करेंगे? सो एसिडिटी ऑफ द एसिड। तो ध्यान रखें, एसिड की अपोजिट एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कैसे कैलकुलेट करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक तो अपने पास NaOH है, अर्थात यहां मैं बताना चाहूंगा कि यहां जो क्षार है उसकी अम्लता क्या होती है। सो नंबर ऑफ दी OH माइनस आयंस, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन द बेस। फॉर एग्जाम्पल, NaOH है, अगर हम इसको डिसोसिएट करते हैं इन द सॉल्यूशंस, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट इनटू Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयंस? How many OH negative ions? 1. Similarly, for example, MgOH का whole twice, it dissociate into Mg2 plus and 2OH negative. So how many number of the OH negative ions? 2. इट मींस यहां अगर हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम
अम्लता की बात करते हैं तो कितनी हो गई 1। इसमें कितने हैं जी, मिल्क और मैग्नीशिया बोलते हैं वैसे से एजेकोलाइट, सो 2OH नेगेटिव। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की जो अम्लता है वो कितनी है 1 है, ठीक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो एसिडिटी है वो कितनी है, वो 2 है। क्षार का तुल्यांकी भार दोनों को कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा, देखिए NOH का तुल्यांकी भार इज इक्वल टू वही इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो होगा ही सोडियम का 23 प्लस 16 प्लस 1 टोटल कितना हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं 40 जी। NOH की अम्लता कितनी है 1, डिवाइड करोगे इट मींस 40 NOH का मॉलिक्यूलर मास भी है और 40 इसका तुल्यांकी भार भी होगा, मतलब यहां जितना मॉलिक्यूलर मास है उतनी ही उसका तुल्यांकी भार भी है। दोनों में कोई चेंज नहीं है, सेम है, मॉलिक्यूलर मास भी और तुल्यांक इक्विवेलेंट मास भी। दूसरा एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो तुल्यांकी भार है उसको कैलकुलेट करना है। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना बोलिए 24, तो 24 प्लस डबल कर सकते हैं MgOH 16 प्लस 1 तो कितना हो गया 17 34, टोटल करोगे तो कितना लिख सकते हैं इसकी जगह 5 और 8, इट मींस 4 4 8 और ये टोटल करो तो 58, डिवाइड बाय एसिडिटी ऑफ द बेस 2, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, सो 2 and 6। बोलो क्या समझ में आया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार कितना है 40 है, अणुभार कितना है 40 है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम अणुभार की बात करते हैं तो वो कितना है, वो 58 है और इसका तुल्यांकी भार कितना है 26। बात समझ में आ रही होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास दोनों सेम है, उसका कारण क्या है, रीजन क्या है, समझ में आ रहा है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो तुल्यांकी भार है वो 26 है जबकि अणुभार 58 है। यहां दोनों डिफरेंट है, नॉट सेम। तो इस तरह से हम एसिड का तुल्यांकी भार कैसे कैलकुलेट करते हैं यह समझ में आ गया है, और किसी बेस का इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं यह भी क्लियर हो गया होगा। आगे थोड़ा कभी कभी हम एज ए सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट उसके पास न तो H पॉजिटिव आयंस है और ना ही OH नेगेटिव आयंस है, तो इसके लिए हम जो दैट इज लवण, किसी लवण का तुल्यांकी भार कैलकुलेट करना चाहते हैं सॉल्ट के लिए, जहां हम अणुभार की बात करते हैं उस सॉल्ट के लिए उस अणुभार को यूं कह सकते हैं सूत्र भार के रूप में नोट कर सकते हैं, वो आयोनाइजेबल स्पीसीज होती हैं। तो लवण का सूत्र भार आपको जचे तो अणुभार भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से आपकी समझ में आ ही जाएगा। लवण का सूत्र भार डिवाइड बाय विनिमय इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब ये कैसे निकालोगे, किस तरह से देखते हैं तो देखिए। सपोज अपने पास कोई सॉल्ट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे AlCl3 है, AlCl3 है। अगर हम इसके लिए तुल्यांकी भार निकालना चाहते हैं तो इसमें एक दो मेथड होते हैं। एक तो हम यूं कह सकते हैं जो भी कैटायन और एनायंस हैं दोनों को टोटल भी कर सकते हैं, नहीं डायरेक्ट उसको सॉल्ट को डिसोसिएट करके निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम इसको डिसोसिएट करना चाहते हैं तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड डिसोसिएट इनटू Al3+ एंड 3Cl नेगेटिव। ओके,
Al3 plus और 3Cl negative. It means 3 electrons, total 3 electrons exchange between aluminum to chloride. It means one aluminum atom release 3 electrons to the 3 chloride atom. जब ऐसा होगा तो जब ये रिलीज करता है एल्यूमिनियम, रिलीज कितने कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन्स, और 3 इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? सो इट विल बी 3+. ठीक, एक Cl क्लोराइड है, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड फॉर्मिंग करता है, तो 3Cl अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो क्या बन जाएंगे? 3Cl नेगेटिव. तो सीधी सीधी बात है, यहां जो कैटायन और एनायन के बीच में जो नंबर ऑफ द एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स है वो कितनी है? 3 है. ठीक है, तो इसी के साथ हम कैलकुलेट करना चाहेंगे लवण का तुल्यांकी भार बराबर लवण का सूत्र भार बटे विनिमय इलेक्ट्रॉन की संख्या. कितनी हुई? सो नंबर ऑफ द एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन इज 3. अगर हम इसका जो फॉर्मूला वहां से कैलकुलेट करना चाहते हैं, एल्यूमिनियम का कितना होता है? जैसे 27, क्लोरीन का कितना है? 35.5, मेरा मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, इसको आप इसे डिवाइड कर दिए, देन डिवाइड बाय 3, जो आएगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देख लेना. ठीक है, तो इस तरह से हम एसिड, बेस और सॉल्ट के तुल्यांकी भार हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमने क्या देखा है अभी तक? किसी विलेय पदार्थ की 3 चीजों को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सीख रहे हैं अपन. तो नंबर 1, विलेय की मोल संख्या. मोल संख्या किस तरह से कैलकुलेट की समझ में आ गई. और विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्राम तुल्यांक संख्या ज्ञात करने के लिए हमको तुल्यांकी भार का प्रयोग करना पड़ता है. और तुल्यांकी भार कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपकी समझ में आ गया होगा. तो ये हमें बहुत जरूरी आना चाहिए, अच्छी तरह से आना चाहिए. अब एक चीज रह गई है. क्या चीज? सूत्रभार. एक सूत्रभार संख्या रह गई 3rd, वो बची है, उसको भी कंप्लीट करते हैं. विलेय की सूत्रभार संख्या, तो यहां हम लिख सकते हैं विलेय पदार्थ का. अच्छा, इसमें एक जैसे संगुणन की बात करते हैं, वियोजन होता है, तो संगुणन के पश्चात जो उसका अणुभार आता है उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं. तो सूत्रभारों की संख्या बराबर क्या होगा? अणुभार बटे, जैसे लिखते हैं सूत्रभारों की संख्या, वही अणुभार देखिए. पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा सूत्रभार जैसे संगुणन वियोजन के केस में निकालते कैसे. एक अणुभार आता है और उसको कहते हैं प्रेक्षित अणुभार. कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है, तो वो देखिए प्रेक्षित अणुभार में जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल का जब संगुणन हो जाए, संगुणन की क्रिया होती है, तो 2 एसिटिक अम्ल के अणु एसोसिएट होते हैं और एक डाइमर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं. तो जहां डाइमेरिक फॉर्म होगा तो इसका, जैसे ये तो सिंपल मोनोमर है, मोनोमर है, और ये इसका डाइमेरिक फॉर्म है. तो डाइमेरिक होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है. ये इसका जो रियल जो मोनोमेरिक फॉर्म का मॉलिक्यूलर मास होगा वो इसका 60 होगा, और ये इसका डबल हो जाएगा तो 120. तो कहीं कहीं हमको कैलकुलेशन में ये 120 अर्थात संगुणन के पश्चात जो मॉलिक्यूलर मास है, जो प्रेक्षित अणुभार है, उसका प्रयोग करना पड़ सकता है. तो इस तरह से हम
सूत्रभार के रूप में हम कह सकते हैं कि एसिटिक अम्ल का जब संगुणन होता है तो उसका जो वास्तविक जो अणुभार होगा वो कितना लिया जाएगा, वो 120 लिया जाएगा। तो इसके माध्यम से मैंने आपको थोड़ा विलेय पदार्थ के लिए जो कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है सॉल्यूशन में, वो आपको बताने की कोशिश की है। देखिए अभी मुख्य बात पर अभी आने की कोशिश होगी, अभी आए नहीं है। अभी हमने केवल विलयन के बारे में थोड़ा सा परिचय मात्र ही देखा है। यहां से आगे हम देखते हैं कि जब विलयन की बात कर रहे हैं तो विलयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, विलयन की सांद्रता, किसी विलयन की सांद्रता अर्थात कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हम कैलकुलेट करते हैं तो किस तरह से करते हैं वो देखना है। सपोज ये हमारे पास सॉल्यूशन है। अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए हमारे पास सॉल्यूशन है, मेकअप हो चुका है, ठीक है। इसमें किसी अपने डिजायर सॉल्यूट को डिसॉल्व किया हुआ है, तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट देन सॉल्यूशन मेकअप हो जाएगा। यहां सॉल्यूट की जो अमाउंट है उसको रिप्रेजेंट करना है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कौन कौन सी यूनिट की हेल्प लेनी पड़ेगी वो देखिए। अब यहां जो सॉल्यूट है इसको हम मास में भी ले सकते हैं, वॉल्यूम में भी ले सकते हैं, क्योंकि इट में बी सॉलिड, समटाइम्स इट में बी सॉलिड, कैसा भी ले सकते हैं। तो जहां सॉलिड को मास और वॉल्यूम में लेते हैं तो इसके बेस पर हम कितनी यूनिट्स की हेल्प लेते हैं और सिंपली जो कॉन्सेंट्रेशन है वो होती क्या है, सॉल्यूशन है वो या तो हम कह सकते हैं कि पर जैसे 1 लीटर के रेस्पेक्ट में, मतलब पर लीटर के रेस्पेक्ट में लेते हैं, और या फिर पर केजी में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो टोटल जो अमाउंट ऑफ द सॉलिड होती है पर लीटर में हो, पर केजी के रेस्पेक्ट में हो, अगर उसको हमें रिप्रेजेंट करना हो सॉलिड को, देन इट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सपोज सॉल्यूशन कितना है, 25 मानो कि ml भी हो सकता है। सॉल्यूट कितना लिया जा रहा है, सपोज ये 5 ग्राम भी हो सकता है। तो कितना, 5 ग्राम सॉल्यूट मिक्स करके जो सॉल्यूशन मेकअप किया है उसका टोटल वॉल्यूम कितना है, 25 है, और 25 ml, और हमको रिप्रेजेंट करना है इसको पर लीटर में। तो आप समझ सकते हैं 25 में 5 है तो 1 लीटर में कितना होगा, हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 5/25, तो अपन इस तरह से देख रहे हैं। हमको ये 25 ml है तो हमने 1 लीटर में कैलकुलेट करना है, मतलब 1000 ml। सिंपल सी बात है। हाँ, ये बात अलग है कि इसको फ्रैक्शन में भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है कभी कभी। तो देखिए जो कॉन्सेंट्रेशन है जनरली हम जो कैलकुलेट करना चाहते हैं वो किस किस में, फ्रैक्शंस में, या तो फ्रैक्शन में, इसको अपन बोलते हैं अंश में, भिन्न कह सकते हैं, या परसेंटेज में, परसेंटेज में, परसेंटेज में। फ्रैक्शन मास में भी होती है, मोल में भी होती है, या फिर अब वो परसेंटेज में, फिर वो मैंने बोला कि पर लीटर के रेस्पेक्ट में है तो पर लीटर हो ही गया है, या फिर पर केजी में है, और भी कई तरह की यूनिट्स होती हैं। तो फ्रैक्शन, परसेंटेज, पर लीटर और पर केजी में हम कैलकुलेट करते हैं। अब किसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखिए। तो जहां 5 ग्राम सॉलिड को कितने सॉल्यूशन में मिक्स किया हुआ है, 25 ml, वो सॉलिड इसमें जो ग्राम लिया हुआ है तो 25 ml सॉल्वेंट ही होगा। बट वो 25 ml सॉल्वेंट में अगर 5 ग्राम सॉलिड को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन मेकअप होगा वो भी उसका जो वॉल्यूम है वो 25 ml ही माना जाएगा।
ये चीज आपको 11th में अच्छी तरह से क्लियर करा दी है। तो यहां हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 5 ग्राम कितना है 25 में, तो अपन बोल सकते हैं 100 में कितना होगा, गैस लगा सकते हैं। 25 में 5 है तो सीधी सी बात है कि 5/25 कितना हो गया फ्रैक्शन, 5/25 है तो कितना हो गया, तो 1/5, तो 1/5 हो रहा है फ्रैक्शन। तो अगर हम 100 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 की बात करें तो कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है मल्टीप्लाई बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 1000 के रेस्पेक्ट में ले सकते हैं। तो ये तो केवल इस तरह से बताने की कोशिश की है कि किसी विलियन की कॉन्सेंट्रेशन है किस रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करेंगे और कैसे निकाल सकते हैं। ये वॉल्यूम में भी ले सकते हैं, इनको जो सॉल्यूशन है उसको मास में भी लिया जा सकता है। तो इसके बेस पर हम सारी यूनिट्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहले वो देखते हैं, उसके बाद एक एक करके अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। विलयन की सांद्रता के जितने भी मात्रक हैं उन सबको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ए पार्ट, भार भार मात्रक, भार भार मात्रक मतलब वही जहां सॉलिड को भी मास में लेना है, ठीक है, मास में, दैट इज W, और पूरा सॉल्यूशन है, सपोज जैसे सॉल्यूशन के लिए क्या एस लिख दो, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देता हूं, सॉल्यूशन उसको भी किस में नोट करना है, मास में, दैट इज इन ग्राम्स में। तो इस तरह से अगर हम नोट करते हैं, सॉलिड को भी रिप्रेजेंट करते हैं मास में और सॉल्यूशन को भी मास में रिप्रेजेंट करते हैं, देन वेट यूनिट्स, भार भार मात्रक। जहां दूसरा है, देखिए, भार आयतन मात्रक, भार आयतन मात्रक का मतलब जहां सॉलिड को तो मास में ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहां जो सॉल्यूशन है उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो जाएगा अपने पास भार आयतन मात्रक। सी, यदि दोनों ही आयतन में रिप्रेजेंट किए जाए तो वॉल्यूम अर्थात आयतन मात्रक। तो ऑल दी concentration units can be classified into 3 categories. A, भार भार मात्रक, मास यूनिट्स। B, भार आयतन मात्रक, मास वॉल्यूम यूनिट्स। C, आयतन मात्रक, वॉल्यूम यूनिट्स। ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन कभी बनता है, बोर्ड में भी पूछते हैं कभी, सिंपल सा छोटा सा, ध्यान दें। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन अराइज करते हैं कई बार, इनमें से टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट्स कौन सी है, डिपेंडेंट यूनिट्स कौन सी है और कह सकते हैं इंडिपेंडेंट कौन सी है। तो जहां टेम्परेचर की बात आती है, टेम्परेचर से क्या अफेक्ट होता है, टेम्परेचर क्या मास को अफेक्ट करता है। अगर 1 किलो का वजन है, या कहना चाहिए कि जैसे मेरे में 60 किलो वजन है, तो अगर इस समय जैसे गर्मी हो रही है तो इस समय 60 किलो वजन है, तुरंत कूलिंग हो जाए तो क्या वजन 60 किलो से बढ़ जाएगा या घट जाएगा, बोलो, तुम्हारा भी अपनी बात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है टेम्परेचर से मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 60 किलो तो 60 किलो होगा। अगर किसी चीज का ऑब्जेक्ट का मास अगर 1 केजी है तो 1 केजी रहेगा, चाहे टेम्परेचर कम हो चाहे टेम्परेचर ज्यादा हो। इट मींस जो मास है, मास पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। बट हां, आप समझते हैं वॉल्यूम, तो टेम्परेचर से क्या अफेक्ट होता है,
टेम्परेचर के वेरी करने से या टेम्परेचर को चेंज करने से कहीं अगर राइजिंग या लोअरिंग अगर हो सकती है तो वो वॉल्यूम पर है, वॉल्यूम अफेक्ट हो सकता है टेम्परेचर से। आप समझ सकते हैं कि गर्मी के दिनों में कहते हैं ये साइकिल आप लोग जब चलाते हो तो कहा जाता है गर्मी में जैसे साइकिल वाले से हवा डलवाओगे तो क्या कहेंगे कि थोड़ी सी हवा कम डालना। रीजन क्योंकि गर्मी की वजह से कम गैस ही ज्यादा आयतन घेरती है। अगर वही सर्दी का मौसम हो तो उसमें हवा थोड़ी सी आप ज्यादा डलवाओगे, नहीं डलवाओगे। तो बस ऐसी तरह से आप ध्यान रखें टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो किस पर होता है, वॉल्यूम पर। अगर वॉल्यूम टेम्परेचर से अगर अफेक्ट होता है इसका मतलब वॉल्यूम कहां कहां है, इन दोनों यूनिट्स में है। सो वो यूनिट्स दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर डिपेंडेंट। Here only mass, so mass units are the भारवार मात्रक, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो अब टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सी यूनिट से है, फिर इनमें से कौन कौन से जो भारवार मात्रक एक एक करके देखेंगे। भार आयतन मात्रक कौन से हैं, अगर ये ऐसे नहीं दिया जाएगा, उनमें से कोई नाम दिया जाएगा, उस नाम में से उस कॉन्सेंट्रेशन यूनिट के नाम में से आपको आइडेंटिफाई करना है किसमें से वो किसमें इंक्लूड है। अगर वो भार मात्रक में इंक्लूड है तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। अगर वो भार आयतन मात्रक या आयतन आयत्रक मात्रक में अगर वो इंक्लूड है तो वो यूनिट टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। कई बार क्वेश्चन इस तरह का आया है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी होते हैं और बोर्ड भी पूछता है। तो इनको मैं विस्तार से नेक्स्ट क्लास में आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना काफी है।